आईटी फील्ड में हमारा इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आपके लिए इस फील्ड में करियर बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। कहा जाता है कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उस फील्ड के लोगों की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। ऐसे में आपके पास भी इस फील्ड के बारे में थोड़ा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे आईटी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आइए मुलाकात करते हैं आईटी एक्सपर्ट जनाब मेहदी हसन नकवी साहब से, जो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या है सही और कौन सा ऐसा रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता है। तो देखिए प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चैनल विन का बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाज़रीन, आज एक ऐसी फील्ड के बारे में बात करना चाहते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के आसपास होती है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हमारे जो बच्चे होते हैं वो मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस फील्ड के माहिरीन से आप तमाम नाजरीन की मुलाकात करवाया जाए, जो हमारे बच्चों को बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकें। आज के प्रोग्राम में हम लोग आईटी के बारे में बात करेंगे और आपको वो रास्ता बताएंगे जिस पर चलकर हमारे बच्चे कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हैं जनाब मेहदी हसन नकवी साहब, तो आइए शो पर उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है, तकरीबन 25 साल से आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे आज इससे फ़ायदा उठाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी शुक्रगुजार हूँ चैनल विन टीवी का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म रखा, क्योंकि एक होता है कि मैं आईटी फील्ड का हूँ और मैं अगर किसी और चीज़ के बारे में सोचता हूँ, जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचता हूँ या मैं कोई सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सोचता हूँ या कोई और चीज़, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। चैनल विन नई इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामिक कल्चर या इस्लामिक मसले मसाइल, बल्कि ये एजुकेशन के बारे में भी सोचता, तो इट इज़ लाइक चैनल विन ऑल्सो थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दौर में हमको ये नहीं है, बोलते हैं ना पहले हार्ड वर्क वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ना हार्ड वर्क नहीं चाहिए, अभी स्मार्ट वर्क चाहिए। तो ये एक तरह का स्मार्ट वर्क हो गया चैनल विन का, विच इज़ हेल्पिंग द कम्युनिटी टू कम फॉरवर्ड फॉर ऑल दिस थिंग। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। और हम लोग का मकसद भी यही है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और अपनी मंजिल तक पहुँचे, कामयाबी हासिल करें। चलिए, आज बेहतरीन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, जैसा हमने बताया मेहदी हसन नकवी साहब हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर होता है वो ये ऐसा होता है कि हम करना कुछ और चाहते हैं और करते कुछ और हैं और पहुँचते कहीं और पर हैं। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही रहा है कि आप आईटी में आज हैं? तो क्या आपका भी बैकग्राउंड ऐसा ही था कि करना कुछ और चाहते थे, लेकिन आईटी फील्ड में आपने अपना करियर बनाया? एक्चुअली मैं अभी आपको मेरी पूरी एक कैरियर पाथ का स्ट्रेच करके पूरा बताऊंगा, एक तरह के से नरेशन बताऊंगा, तो आपको खुद समझ में आएगा कि किधर किधर क्या क्या हिकअप्स आए और मैंने क्या क्या उसमें वो किया और किस तरह से मैं उससे बाहर निकला और किस तरह से मैंने अपना कैरियर बिल्ड किया। ओके। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कैरियर बिल्ड कर रहा है या कोई भी कैरियर, अगर उसके पास पैशन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट इज दैट यू रिक्वायर टू हैव पैशन होना चाहिए। जब मैंने मेरी स्कूलिंग की तो मैंने कॉन्वेंट स्कूल से स्कूलिंग की अपनी, 10th मैंने वहाँ से किया। उसके बाद जब हमारे दौर था, जब 90s में मैं ये 10th मेरे कर रहा था, उस वक्त के दौर में 80s से लेकर 90s तक ITI ट्रेड का बहुत बड़ा स्कोप था, ठीक है, फिटर, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, तो दे वर हैविंग अ सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ ITI। वो ट्रेंड इतना चला कि पीपल जो पुराने ज़माने के थे, 70s के पहले और 80s के थे, बहुत कम ग्रेजुएट मिलते थे आपको, बहुत कम इंजीनियर्स मिलते थे, लेकिन ITI के ट्रेड वाले बहुत मिलते थे। फिर ट्रेंड चेंज हुआ, तो 90s के बाद जब ट्रेंड चेंज हुआ तो ITI के बाद उसने अपग्रेड लिया और डिप्लोमा आ गया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। फिर सब पब्लिक और सब स्टूडेंट्स और सबके माँ बाप के व्यूज़ और सबके प्रोफेशनल के व्यूज़ ये हो गया, अरे डिप्लोमा इंजीनियरिंग करो, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग विल गिव ए एज फ्रॉम ITI। तो हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग के। तो जब मेरा दौर था उस वक्त मेरे वालिद साहब भी यही चाहते थे कि मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग करूँ। हालांकि मुझे इंटरेस्ट था होटल मैनेजमेंट में और मैंने अप्लाई भी किया था ताज में और मुझे फूड एंड बेवरेजेस में मिल गया, लेकिन वही था कि वो ग्लैमरस फील्ड थी, तो मेरे वालिद साहब नहीं चाहते थे कि मैं उसमें घुसूँ करके। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं तुझे डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना है। उन्होंने मेहनत की और उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो फिर ये था कि अब मैं सिलेक्ट क्या करूं। तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी हॉनेस्ट, मुझे ये था कि अगर मैं बाकी करूंगा, सिविल करूंगा या मैन्युफैक्चरिंग करूंगा या केमिकल इंजीनियरिंग करूंगा, सब में मुझे धूप में भटकना पड़ेगा या ऐसी जगह पे एनवायरनमेंट में काम पड़ेगा जहाँ AC नहीं होगा वो। तो एक तरह का एक कल्चर ही था कि IT डिपार्टमेंट AC डिपार्टमेंट होता था। तो मैंने बोला चलो डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करें। तो उस वक्त मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था। लेकिन एक बात यह है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैंने अपने फील्ड से नहीं, डिप्लोमा
उस टाइम पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाज अ ट्रेंड। उस टाइम पर पीसी सब नए नए आए थे, कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था। उस 80s के अंदर कंप्यूटर वाज द इन्वेंशन इन, और इंडिया के अंदर तो वाकई में लेट आया था। तो जब वो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो एवरीबडी वाज फाइंडिंग कि अच्छा कंप्यूटर कर रहे हैं तो जॉब मिलना जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्रेंड था एक। तो हमने स्टार्ट किया, तो हमने भी बोला नहीं चलो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेंगे। तो हमने भी 3 साल का डिप्लोमा किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। और उस वक्त डिप्लोमा के बाद जॉब मिलना भी ईजी था, क्योंकि आपका जो एलिजिबल फैक्टर था उस वक्त, डिप्लोमा वाज कंसीडर एज एलिजिबल फैक्टर कि आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करो या रिज्यूम दो, तो ये होता था कि उसमें एक आता है कि योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन शुड बी सो मच एंड प्रिफरेबल यू हैव टू हैव दिस सर्टिफिकेशन या ये वो। तो हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिप्लोमा में अवेलेबल हो गए थे। फिर हमने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद में फिर बाद में देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ IT इंडस्ट्री। अब IT इंडस्ट्री में उस टाइम पर जब हमने जॉब की तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो लोग क्या करते थे, कंप्यूटर्स हायर पे लेते। तो हम जो फर्म में काम करते थे, वो फर्म जितने भी बॉम्बे के अंदर डेपोज है, जो BST डेपोज है, उसमें वो कंप्यूटर रेंट पे देता था। तो आई वाज ए इंजीनियर हु वाज सपोर्टिंग दिस कंप्यूटर्स ऑन अ रेंट। फिर हमने ये किया। तो अब ये था, और एक कंसेप्ट ये है कि कंप्यूटर जो है वो 2 ही फील्ड का लाइन है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हालांकि हमारे हिसाब से हार्डवेयर के अंदर भी काफ़ी लाइन है, सॉफ्टवेयर के अंदर ही काफ़ी लाइन है, जो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो अब मेरा ये था कि, और उस वक्त जो हमारे प्रोफेसर्स भी थे वो ये बोलते थे कि सॉफ्टवेयर में उसको जाना चाहिए जिसकी लॉजिक्स क्लियर हो। लॉजिक क्लियर है कि आपके पास 3 रास्ते दिए गए हैं, एक रास्ता A, B, C है, उसमें से जो शॉर्टकट आप लॉजिक के थ्रू निकाल सकते उसका लॉजिक क्लियर है। तो वो एक्चुअली वो ही शुड गो फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और जो टेक्निकल है, जो ट्रबल शूटिंग में एक्सपर्ट है, उस टाइम पर ये डिसाइड होता तो वो नेटवर्किंग में और हार्डवेयर में जाते थे जी। तो हमने हार्डवेयर सेलेक्ट किया हमारी फील्ड के लिए। हालांकि मैंने डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्निक्स भी किया था आफ्टर माई डिप्लोमा। लेकिन ये है कि मुझे जब जॉब मिल गया, अब जॉब मिलने के बाद ये हुआ कि जब मैं फील्ड में उतरा तो देखा कि इसमें अगर हम खाली कंप्यूटर असेंबलिंग का जॉब, अच्छा उस वक्त असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर वाज द मेजर डिमांड। हर जगह पे कंप्यूटर असेंबली की शॉप होती थी, हर जगह पे कंप्यूटर असेंबल होता था। और आप देखोगे तो उस टाइम पर लोग बोलते थे अरे आपको असेंबल करना है तो लेमिंगटन रोड से पार्ट्स लेकर आते थे, असेंबल करके बेचते थे। तो उस वक्त का ये ट्रेंड था और लोग इसी पे बिजनेस पे आगे बढ़ते थे। बट मेरा एस्पिरेशन था कि अब कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर्स में तो आ गया हूँ, अब कंप्यूटर असेंबलिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन आगे क्या, व्हाट आई शुड डू आगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ सर्टिफिकेशन करना चाहिए। तो उस वक्त नोवेल करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जो नोवेल ऑर्गेनाइजेशन होती थी यूएस की। जैसे आज विंडोज़ है, उनके कॉम्पिटिटर पहले नोवेल था। तो नोवेल था, तो नोवेल बहुत चलता था उस वक्त। तो उसका एक सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ नोवेल एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, 700 मार्क्स का होता है। उसकी फीस उस वक्त मेरे ख्याल से 3 से 4 हज़ार रुपया होती थी। एग्जाम तो आज भी इस तरह के एग्जाम होते हैं? हाँ, होते। तो ये नोवेल था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलिए ये कर लेते कोर्स। इससे करने से मुझे एक स्कोप आगे मिल जाएगा कि मैं कहीं और जॉब कर सकूं। तो मैंने नोवेल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया। नोवेल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करने के बाद मुझे एक कंपनी में ब्रेक मिला, जो कंपनी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती थी, जिसका डेजिग्नेशन होता था कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर। और इसको आज फैसिलिटी मैनेजमेंट भी बोलते हैं और रेसिडेंशियल इंजीनियर भी बोलते हैं, कंप्यूटर्स के जो हर कंपनी में काम करते और उनका संभालते हैं। तो हमने ये, जब वो कंपनी में हमको जॉब मिला तो उन्होंने हमको स्टेशन किया एक बड़ी केमिकल इंडस्ट्री में, जिसका नाम था कैस्ट्रॉल। तो हमने कैस्ट्रॉल में वडाला प्लांट के अंदर हम उधर कस्टमर इंजीनियर थे। हमने 2-2.5 साल वहाँ काम किया। अब वो करके मैंने जब उधर का कल्चर देखा कॉर्पोरेट का, तो हमने ये डिसाइड किया कि अब मैं IT इंडस्ट्री में नहीं काम करूँगा। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, वो भी एक लोगों को समझना चाहिए। 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्री, एक है इंडस्ट्री जो IT के लिए IT इंडस्ट्रीज है, और एक है जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, जो यू वर्क फॉर एंड यूजर। लेकिन जैसे हो गया कैस्ट्रॉल, हो गया जैसे हमारी कंपनी ओटिस हो गई, या जैसे आप बैंक पकड़ लो, बैंकिंग सेक्टर हो गया, या FMGC पकड़ लो, जैसे पैराशूट वाला कंपनी जिसको मैरिको बोलते हैं। जैसे हर कंपनी के अंदर भी एक IT डिपार्टमेंट होता है, जिसके बारे में हम और लेटर और डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट में IT फंक्शन कैसा करता है। तो अब ये हुआ कि हम जब कल्चर देखे कैस्ट्रॉल का, तो हमने डिसाइड किया नहीं, अब मुझे IT कंपनी में नहीं काम करना है, मुझे अभी कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करना है जो एंड यूजर इंडस्ट्री है। लेकिन वो करने के लिए हमको कुछ पढ़ना होगा, कुछ सीखना होगा। उस वक्त हमको एक्चुअली पैशन भी था ट्रेनिंग का और ट्रेनिंग देने का भी। तो एक कंपनी जो इंस्टीट्यूट फॉर्म हुई थी, जिसका नाम है कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको CMS के नाम से जाना जाता है। और वो कंपनी क्या करती है, IT इंडस्ट्री में जो हार्डवेयर होता है, उसके जो डेजिग्नेटेड लोग रहते हैं, हर कंपनी में एज अ सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, जो उसमें
कंपनी का पूरा सिस्टम चलाते, नेटवर्क देखते और उनका पूरा डायग्राम देते। हमको वो पोजीशन चाहिए था और हमको डेजिग्नेशन चाहिए था। अब ये था कि CMS में हमको जॉब मिल गया एज अ ट्रेनिंग। तो हम क्या किए, CMS में खुद पढ़ते थे और इनके जो सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो बाकी कॉर्पोरेट्स के होते थे उनको पढ़ाते थे। हमने 2.5 साल पढ़ाया उनको, जिसमें बहुत सारे वेरिएंट्स ऑफ, जैसे आप IT में सुनते होंगे ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत रहता है। तो हमने क्या किया, लेकिन अगर आप उन तीनों जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस एक रहते, नाम अलग अलग है। मतलब एक दूसरे लैंग्वेज में बना, एक दूसरे लैंग्वेज में बना। तो हमने इसी चक्कर में CMS में ज्वाइन किया कि CMS में हमको सब वेरिएंट के जितने भी, जैसे उस टाइम पर हमारे टाइम पे यूनिक्स था, उस टाइम पर विंडोज़ नया आया था, नोवेल था। तो हम ये तीनों प्लेटफॉर्म की माहिरी हासिल करने के लिए वो CMS में पढ़ाने लगे और ये तीनों इस पर सीख लिए। अब इसके बाद हमने तो डिसाइड कर लिया था कि हमको कॉर्पोरेट में ही जाना है और हमको सिस्टम और नेटवर्क ठीक है जाएगा। तो उस वक्त हमारे CMS में हमारे साथ में 1-2 दोस्त काम करते थे, उन्होंने बताया कि ओटिस में एक वैकेंसी आई है और ओटिस में यू विल लाइक टू ट्राई। तो हमने ट्राई किया और उसी वक्त हमारा एक प्रोफेसर एक था, उसने भी ट्राई किया, लेकिन अल्लाह की मर्जी से हमको वो जॉब मिल गया और हम वहाँ सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। अब ये अभी तक जुड़े हुए हैं हाँ इसी कंपनी। अब वहाँ जब मैं सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, वो कॉर्पोरेट लाइफ में आ गया, तो 3 साल 4 साल तक हम एज ए टेक्निकल वहाँ सिस्टम और वहाँ का डेटा सेंटर देखते थे। अब ये हुआ अब हमारा और पैशन बढ़ा कि अब मैं टेक्निकल से निकल के मैनेजमेंट की तरफ जाऊँ। अब मैनेजमेंट की तरफ जाना है तो हम तो डिप्लोमा किए हुए थे, तो अब आगे कैसे बढ़े, क्योंकि डिप्लोमा इज़ गुड फॉर टेक्निकल टीम, बट इफ़ यू वांट टू गो इनटू मैनेजमेंट तो आपको कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। तो उस वक्त हमने BSc IT का ग्रेजुएशन किया और हमने 3 साल फील्ड में रहते ही हमने सब ये सब हासिल किया। तो हमने BSc IT किया, उसमें 3 साल हम ऑफिस से छूटते थे और कॉलेज जाते थे और हमने BSc IT करके हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब ग्रेजुएट हो गए, क्योंकि आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, अगर ग्रेजुएट आप एलिजिबल नहीं होगे तो नहीं हो सकता है। फिर हमने जब ग्रेजुएट हो गए और BSc IT का मिल गया, अब ये कि अभी हम मैनेजर लेवल पे आ गए, अब हमको उससे भी आगे बढ़ना, तो क्या करना, तो आई रिक्वायर टू डू अ MBA मास्टर्स। तो मास्टर्स करने के लिए अभी ये होता है कि देयर आर 2 टाइप मास्टर्स कर सकते हैं, एक तो आप फुल टाइम कर सकते हैं और एक टाइम पार्ट टाइम कर सकते हैं। हमारे ज़माने में या हमारे वक्त के वक्त उस टाइम पर फुल टाइम वही लोग कर सकते थे जिनके पास अच्छा फाइनेंशियल्स भी होता था और जो मतलब डिवोट कर सकते टाइम कि अगर आपका फाइनेंशियल इतना नहीं है तो भी आप जॉब नहीं करे तो चलेगा और सब कुछ। हमारा ऐसा नहीं था, तो हमको कुछ ना कुछ करके MBA करना। तो फिर हमने 3 साल का फिर MBA किया मुंबई यूनिवर्सिटी से, जिसमें हम कॉलेज जाते थे आफ्टर माई ऑफिस वर्क, और 3 साल का हमने MBA किया और उसमें MBA और मास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम किया। ये MBA ने हमारी लाइफ पूरी चेंज कर दी, क्योंकि यू रिक्वायर्ड टू थिंक लाइक ए मैनेजर। और वो मैनेजर, और आप अगर सुनते हो गए कि अक्सर ये होता है कि कंपैरिजन होता है, मैनेजर अच्छा है कि लीडर अच्छा है, तो ये कंपैरिजन, तो ये सब आपको MBA में सीखने मिलता है। इस तरह से हमने हमारा कैरियर पाथ किया, MBA किया और ये पोजीशन पहुंचे। लेकिन इसके दौरान हमने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की जो IT रिलेटेड थी, जहाँ भी हमको मौका मिला वैसा। जैसे हमने IIM अहमदाबाद से कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स किया 1 हफ्ते का, तो आई वॉज प्लेस्ड इन IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद में हमने 1 हफ्ता हमने उसमें कंप्यूटर नेटवर्क का सर्टिफिकेशन किया, वहाँ से हम पास हुए। फिर हमने उसके बाद IIM अहमदाबाद के बाद हमने CCNA किया, विच इज़ सिस्को का सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जो नेटवर्किंग के लिए फर्स्ट स्टेप रहता है, तो वो किया हमने। फिर अभी लेटेस्ट एक्जिन करके एक HP का यूनिवर्सिटी है जो लंदन का है, जो ITL करती है, जो IT फील्ड से जुड़े हुए वो जानते हैं, तो उसका फाउंडेशन कोर्स किया। वैसे हमने फिर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्निक्स किया। ऐसे हमने बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए। और मतलब ऐसा है कि ओवरऑल देखा जाए कि आप हर कदम पे कहीं ना कहीं हमने इबरत हासिल की, डिप्लोमा से शुरू किया, ग्रेजुएशन किया, फिर MBA किया। और मतलब ये साफ जाहिर हो जाता है कि जब आप फील्ड में काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि अब आगे डिग्री की क्या जरूरत है। सिंपल। और ये जैसे हमने स्टार्ट में एक वर्ड यूज़ किया, पैशन। हमको पैशन था और हमने ये डिसाइड किया था, अच्छा आपको और एक चीज़ करना कि व्हेन यू आर फील्ड ना, तो आपको मॉनिटर करना, रिव्यू करना हर जगह पे कि आपको एक्चुअल पहुंचना किधर है। हमारा एक एम था कि हमको पहुंचना है कि एंड यूजर कंपनी के अंदर एक पोजीशन पे। अच्छा, हमारा डिसाइड किया हुआ था, अदरवाइज आपको भी प्रॉब्लम होता था, क्या होता था करके हुए। लेकिन मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि हम लोग IT की बात कर रहे हैं, इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है जो आपको मदद कर सकता है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पर आपने बताई है। आजकल के वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज एक ऐसी चीज़ है कि सब लोग सोचते हैं या मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए या बायो में चला जाए या कॉमर्स में चला जाए, लेकिन एक IT इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 ही चीज़ निकल कर सामने आती है, वो एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर, जैसा आपने बताया।
तो आईटी क्या है, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? आईटी अभी आईटी का मैं सिंपल आपको एक बताता हूँ। आज के दौर में पहले जो होता था वो पूरा मैनुअल ऑपरेशन होता था। मैनुअल ऑपरेशन, आप एक रजिस्टर लेते थे, उसमें सबके नाम लिखते थे, उसमें सब कंपनी क्या करती थी उसी के ऊपर अकाउंटिंग करती थी, वो होती थी। आज आईटी इज अ मैंडेटरी स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट फॉर एवरी कॉर्पोरेट। इसका मतलब ये है आईटी एक सेंटर में है, बाकी सब डिपार्टमेंट उसके अराउंड है, क्योंकि आईटी के उसके ऊपर ही आपका पूरा बिजनेस रन होता है। जी। पहले क्या होता था, हम लोग जो एसेट बोलते थे वो बोलते थे पैसा है ये, अभी आपका एसेट डेटा है। डेटा क्या है? जो कंपनी का पूरा डेटा आपके कंप्यूटर में स्टोर है। अब ये आईटी की वजह से ही आपका सब कुछ फंक्शन होता है। अगर आप कॉर्पोरेट में आप देख लीजिए तो आप कॉर्पोरेट में एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपका लीगल डिपार्टमेंट है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। ये जितने भी डिपार्टमेंट है ये रन होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड थ्रू अ सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर नहीं है, बिजनेस एप्लीकेशन है। जो बिजनेस एप्लीकेशन हम लोग बनाते और वो पूरा कंपनी को रन करता है। तो अगर आईटी का ये सिस्टम बंद हो जाता है तो आपकी पूरी कंपनी का ऑपरेशन बंद हो जाता है। तो आईटी इज बिकम अ मैंडेटरी नाउ कि हर जगह पे एक आईटी होना ही चाहिए। लेकिन ये ऐसा सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत घबरा जाते हैं कि एक टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोडिंग का भी इस्तेमाल होता है, जिसे समझना और पढ़ना शायद मुश्किल होता है। और जब मैथ्स की बात होती है, बायो की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल चीज़ें उसको पढ़ के हम निकल जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही है क्या, इतना डिफिकल्ट है आईटी? जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि मुझे अगर डिसाइड करना है कि मैं अगर सॉफ्टवेयर लाइन में जाऊँ या हार्डवेयर लाइन में जाऊँ या नेटवर्किंग लाइन में जाऊँ, तो सॉफ्टवेयर के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि आपकी लॉजिक। आपको आपके बच्चे को देखकर उसका लॉजिक आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, आपको अगर 50 रुपये की चीज़ लेने के, लेकिन आपका बेटा बोलता नहीं है 50 रुपये की चीज़ नहीं पापा, वो 20 रुपये की चीज़ वाली में मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा और 20 वाली विल बी गिविंग मी द सेम कंसेप्ट और सेम जो फीलिंग है वो 50 वाली में देगा। तो आपको समझ आता है कि उसकी लॉजिक बराबर स्ट्रांग है। तो आपको समझ में आता है कि मेरा लॉजिक, मेरा बेटा, एक बच्चा है जो आप उसको उसके टॉयज वगैरह है, स्क्रू ड्राइवर लेके खोलते बैठा है मैकेनिक की तरह, और सब तो समझ आने का वो ट्रबल शूटिंग के अंदर एक्सपर्ट है। तो उसको समझ में आता है कि हार्डवेयर के अंदर या नेटवर्किंग के अंदर ही हार्डवेयर कंसेप्ट पर क्या इतना ये जस्टिफाई हो पाएगा? क्योंकि सारे बच्चों में क्वालिटी इसी तरह की होती है, कोई टॉयज तोड़ देते हैं, कोई टॉयज रिसर्च करते हैं, कोई चीज़ ऐसा है। मतलब ये तो एक दिखता है कि फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पर इससे जस्टिफाई करना कि इस करियर में ये आगे जाएगा, ये सही होगा? अभी तो कोई ऐसा थंब रूल ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूं कि ये ऐसा है कि ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा या वो नहीं आएगा। लेकिन अभी पूरा ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है। अभी पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ आईटी के ऊपर, अच्छा हम आईटी के ऊपर ही फोकस करते हैं और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले तो बात ये है कि डिप्लोमा का ट्रेंड जो 90s में था वो ख़त्म हो गया। डिप्लोमा के बाद BE स्टार्ट हो गया। अभी आप अगर आप सर्वे करो या एनालिसिस करो तो जितने भी आईटी के जॉब्स आएंगे उसमें आपको एक मिलेगा स्टेटमेंट जो लिखा रहेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रीफर्ड BE, एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रीफर्ड MCA, एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रीफर्ड BTech। तो अभी ये एलिजिबिलिटी फैक्टर हो गया कि आपको BE होना चाहिए। डिप्लोमा का ट्रेंड खत्म हो चुका है। यानी डिप्लोमा है, डिग्री है, लेकिन ज्यादा अगर इतना नहीं है, वैल्यूएबल। जैसे जैसे हम लोग ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, आप पहले ITI से डिप्लोमा है, डिप्लोमा से अभी BE आए, अब BE से MBA इज प्रीफर्ड। अगर आप कोई 5 ईयर्स या 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं तो वो लिख कर देता है कि MBA प्रीफर्ड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, MBA प्रीफर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स, MBA प्रीफर्ड इन डेटा एनालिसिस। मतलब अभी ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, तो हमको ये पहले ध्यान में रखना है। तो अभी IT के अंदर ऐसा हो गया है कि अब IT के अंदर हम लोग करें क्या, ये नेटवर्किंग करें, जिसको नेटवर्किंग और हार्डवेयर को आईटी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी बोला जाता है जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि आपकी हर कंपनी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आईटी का बिल्ड होता है। जो बिल्ड होता है इसका मतलब ये है कि उसके कंप्यूटर डेटा सेंटर होंगे, उसमें नेटवर्किंग होंगे, उसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स होंगे, उसके बहुत सारे पीसीज होंगे, तो इसको मैनेज करने के लिए होता है। लेकिन अभी वो ट्रेंड स्लोली चेंज होके हर मल्टीनेशनल कंपनी या हर कंपनी ये सोचती है कि अब मेरा ये कोर बिजनेस नहीं है कि मैं आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालूं, जैसे हार्डवेयर संभालूं या उसका नेटवर्क संभालूं या केबल संभालूं या इसका ये संभालूं। तो इन्होंने क्या किया है, इसको आउटसोर्स कर दिया और आउटसोर्स करके उन्होंने हर आईटी कंपनी जो ये मैनेज करती है उनको दे दिया। तो इनका ये कोर बिजनेस नहीं रहा। अब जो लोग आईटी कर रहे हैं और आईटी के बाद अपना कैरियर एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले तो ये डिसाइड करना है आपको किधर काम करना है। आपको आईटी इंडस्ट्री में काम करना है या नॉन आईटी इंडस्ट्रीज में काम करना है, उसका एक बड़ा डिफरेंस है। यानी ये पहले ही आपको तैयार करना होगा कि हमें क्या किस फील्ड में काम करना है। एब्सोल्युटली। और आपको कैरियर किस में बिल्ड करना है। अभी जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैंने पहले से सोच के रखा था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आईटी को अदर लैंग्वेज में आईटी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर।
तो अब मैंने डिसाइड करके कि मुझे CIO बनना है। अब CIO बनना है तो CIO का काम ये नहीं है कि वो हार्डवेयर स्क्रू ड्राइवर लेके नेटवर्किंग करे या एप्लीकेशन कोडिंग करे या करे, लेकिन ही हैज़ टू मैनेज द एंटायर IT। तो IT के अंदर बहुत सारी फील्ड है, और जब कॉर्पोरेट में IT एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसके बहुत सारे रोल होता है। एक रोल होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक रोल होता है उसका बिजनेस एप्लीकेशन और प्रोसेस ऑटोमेशन जिसको बोलते हैं। जैसे एक कंपनी का एक प्रोसेस है कि आपका इनवॉइस आया, इनवॉइस के बाद बिलिंग हुई, बिलिंग के बाद पेमेंट हुआ, पेमेंट के बाद क्लोजर हुआ, और उसके बाद में अकाउंट क्लोज हुआ। तो इसको एंटायर चीज़ को हम लोग प्रोसेस ऑटोमेशन करते हैं और एक एप्लीकेशन में बनाते हैं, और ये पूरा प्रोसेस उससे फ्लो होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का एक्सपर्ट बनना है। और उसके बाद IT के अंदर एक बजटिंग होता है जो बजट करता है कि अगले साल मैं IT के अंदर कंपनी में क्या खर्चा करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है वो IT में ही होता है। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि अभी टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं कोई चीज़, उसके 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद एक नया टेक्नोलॉजी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है, तो पहले से आपको उसका प्लान करना पड़ता है। तो वो एक IT बजटिंग होता है। तीसरा एक चौथा एक कंसेप्ट है IT के अंदर जो लोग बहुत कम जानते हैं, और वो है IT कंट्रोल्स और कंप्लायंस। क्योंकि IT जो है वो इतना रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अटका हुआ रहता है, इसलिए कि कोई भी कंपनी के अंदर अगर IT का डेटा लीक हुआ तो आपकी कंपनी की पूरी डेटा लीक, यानी हैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए आपको एक कंट्रोलर चाहिए रहता है IT का, जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाता है, जो साइबर सिक्योरिटी के पॉलिसीज बनाता है, जो ये डिसाइड करता है कि अगर मेरी कंपनी में से कोई एक एंड यूजर कनेक्ट करेगा इंटरनेट को तो किस तरह से कनेक्ट करेगा और क्या अलाउ करें और क्या नहीं अलाउ करें। तो एक वो पोजीशन होती है। तो ये 4-5 फंक्शंस होते हैं IT के अंदर जो बना के एक पूरा डिपार्टमेंट बनता है। और वो IT फंक्शन विल टेक केयर ऑफ द एंटायर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जब IT का मैंने BE किया, अब BE करने के बाद में देन आई हैव टू डिसाइड मैं इसमें किस में जाऊं, और उसके बाद आपको डिसाइड करना। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओगे तो ऑब्वियसली बहुत कम कंपनी होगी जिसके अंदर खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के बंदे होंगे। अगर होंगे तो भी एक बंदा होगा जो उसके वेंडर को या वो आउटसोर्स एजेंसी को मैनेज करता होगा। तो आपको वो डिसाइड करना है। सेकेंड थिंग इज एप्लीकेशन प्रोसेस ऑटोमेशन वाला है, उसके अंदर आपको जाना है। तो उसके अंदर भी आपको माहिर ऐसा, क्योंकि आपको पूरा बिजनेस का फंक्शन मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट IT के अंदर ये जो एक बिजनेस को समझ सके और उसको IT में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको आता है, जिसको बिजनेस एनालिस्ट के नाम से जाना जाता है, अगर वो आपको आता है तो इट इज अ बेस्ट। इट इज द बेस्ट। ये तो सारी इन्फॉर्मेशन आप मतलब इतने सारे टर्म यूज कर रहे हैं, मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन हमारे बच्चे जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। बिकॉज एक एक्सपीरियंस, हमने कहा था कि अगर किसी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस रखता है, अगर आप उससे जानेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ बेसिक चीज़ आप बता दें कि अगर हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करना है, अभी हमारा 12th होने वाला है या हम 12th में जाने वाले हैं, तो अभी अगर हमें डिसाइड करना है, जिस तरह से आपने बताया कि ये फील्ड में आपको आना है, तो हमें अभी से क्या करना होगा 12th के बाद? 12th के बाद तो एक ये है कि अभी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सेंट्रलाइज कर दिया सब चीज़। जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको अगर आप महाराष्ट्र में है तो आपको MSCET देना है। अगर आप MSCET अगर आपको नेशनल लेवल पे कम्पीट करना है तो आपको GE करना है। अगर आपको और IITs के लिए ट्राई करना है तो एडवांस GE करना है। तो ये 3 है जो एजुकेशन जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड को लेके जा सकता है। अब इसमें यह है कि आप ये इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड को लेके भी जा सकते हो और आपको हेल्प कर सकता है कि आपको इसमें एडमिशन ले ले। तो ये हो गया। अगर आपको मेडिकल में जाना है तो सेंट्रलाइज हो गया है, उसको नीट बोला जाता है, जो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होता है जो मेडिकल फील्ड के लिए यूज़ होता है। और ये दोनों चीज़ आपको हेल्प करेगी, आपको कैरियर चूज करेगा। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपके लिए PCM कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और आपको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो PCB कंपलसरी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। नाउ द थिंग इज दैट कि आप ये इंजीनियरिंग करने के बाद क्या है, आप इतना एक समझ लीजिए कि जो इंजीनियरिंग सिलेबस हमारे है वो सिलेबस विल नॉट हेल्प यू एनीथिंग टू गेन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव टू डू समथिंग। आपको पढ़ना तो है। आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद या तो आप ऐसे कॉलेजेस में ज्वाइन कीजिए जो कॉलेजेस में बड़ी बड़ी कंपनीज जिसको A ग्रेड रेटिंग दे दिया जाता है, जैसे कैपजेमिनी हो गया या एसेंचर हो गया या TCS हो गया, ऐसी कंपनी या इन्फोसिस हो गई, ऐसी कंपनी आपको हायर करे और हायर करने के बाद आपको ट्रेन करे। लेकिन IT फील्ड में IT कंपनी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि उसके अंदर आप एक्सपर्ट ऑफ वन हो जाते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप एक फील्ड में गए, जैसे कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी IT ज्वाइन की, तो अगर आप उसमें आप अगर ERP हैंडल कर रहे हैं, ERP एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है जो हर जगह हर कंपनी में वो रहता है। तो अगर आप उसमें ज्वाइन किए तो आप फिर उसी में रहेंगे, फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा या आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर IT इंडस्ट्री में नहीं जाते, जैसे अभी हम
कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में नहीं, तो हमारा क्या हो गया, हम मास्टर ऑफ नन है लेकिन जैक ऑफ ऑल है। ओके, तो आई गेट टू लर्न एवरीथिंग। मुझे मेरे अंडर में एप्लीकेशन डेवलपर भी, एप्लीकेशन टीम भी काम करती है, मेरे अंडर में इंफ्रास्ट्रक्चर टीम भी काम करती है, मेरे अंडर में आईटी कंट्रोलर भी काम करता है, मेरे अंडर में आईटी प्लानिंग और बजटिंग वाला भी काम करता है। तो आई एम हेडिंग द एंटायर आईटी फंक्शन ऑफ अ कॉर्पोरेट। सो टुडे इफ यू आस्क मी, आई एम द ओवरऑल हेड फॉर द आईटी हु टेक केयर ऑफ द एंटायर आईटी फंक्शन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आप अगर आईटी कंपनी चूज किया होता, आज सपोज मैंने चूज किया होता, तो ये होता कि मैं आईटी फील्ड में पर्टिकुलर फील्ड का होता, पर्टिकुलर। लेकिन और एक उसमें एक एडवांटेज, सब में प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में करते हो, जो सैलरी रेंज आपको आईटी इंडस्ट्री में मिलती है वो आपको कॉर्पोरेट में नहीं मिलेगी। ओके, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। उसकी सैलरी रेंज ऑलवेज गेट। सैलरी की बात आपने कर दिया है, तो अगर हमारा बीटेक हो जाता है, ठीक है, बीई हो जाता है, ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया, मास्टर हर कोई नहीं कर सकता है, वो पहले देखेगा, जैसे आपने भी बाद में एमबीए किया, तो इसका सैलरी पैकेज क्या होगा कि अगर हमें लोअर लेवल की जॉब स्टार्ट करना है तो ऐसा तो नहीं हमको डायरेक्ट बड़ी पोस्ट मिल जाएगी? नहीं, तो फिर क्या होता है सैलरी पैकेज? आईटी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी बात है कि मिनिमम सैलरी रेंज तो कम से कम मेरे ख्याल से 7 से 8 लाख रुपए तो पर एनम देते ही है। लेकिन डिपेंड्स अपॉन विच कंपनी यू गेट इट एंड व्हाट प्रोफाइल यू गेट इट। अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसका स्केल या जिसकी ऑफशोर कंपनीज आर लेस, जिसके डेवलपमेंट इज लेस, तो हो सकता है कि आपको सैलरी पैकेज। लेकिन सैलरी का तो मेरा एक ही फंडा है और मेरी एक ही टेक अवे इसके लिए कि मैं अपने बच्चों से भी और अपने भाइयों और सबसे कहूँगा कि सैलरी की फिक्र मत कीजिए, वो अल्लाह देगा एंड ही विल गिव बेस्ट। बट ओनली थिंग इज दैट यू गेट एलिजिबल। पहला मेन फैक्टर है कि एलिजिबल। हमने जब स्टार्ट किए थे हमारे, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स जो हम लोग कर रहे हैं, ये इतना मायने नहीं रखेंगे आने वाले दिन में? नहीं, मायने तो रखेंगे, लेकिन ये है कि क्या कर रहे हैं उसके ऊपर है। अगर कोई 10 साल पुराने वाला कोर्स करूंगा तो दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या सिलेक्ट करते हो। पहली बात तो आपको ये करना है कि आपको जाना किधर है। अच्छा, आईटी के अंदर 2-3 फील्ड ऐसे जो मैं अभी बताना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते नहीं है। एक है आईटी के अंदर ऑडिट। हर एक कंपनी के अंदर एक आईटी ऑडिटर चाहिए। और जो आपने नाम सुना होगा, अगर बड़ी ऑडिट कंपनी जैसे EY है, PwC है, ये कंपनी के अंदर आईटी ऑडिटर चाहिए रहते हैं जो दूसरी कंपनी को ऑडिट करती है ऑन आईटी रिलेटेड। वो हमारी कम्युनिटी में मेरे ख्याल से या हमारे माशरे में इस चीज़ के बारे में लोगों को कम मालूम नहीं है। देयर आर सर्टिफिकेशन फॉर आईटी ऑडिटिंग, जिसको आप सीसा के नाम से जाना जाता है। सीसा मीन्स सर्टिफाइड इंटरनल सिस्टम ऑडिटर, देन देयर इज CSM, सर्टिफाइड इंटरनल सिस्टम मैनेजर। ये सब कोर्स कोई करता नहीं है। तो आपने अगर BE किया है, एलिजिबल किया, तो मैं चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी के ये सब कोर्स करे। ये यूनिकनेस है। ये फील्ड में लोग कम है आईटी के। इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस के थ्रू आप ये जा सकते हैं ऑडिटर में, फिर इसका एक एग्जाम देना पड़ता है जो CISM और CSE के बारे में जो मैंने बात किया। तो आप पहले से ही अगर आप प्रिपेयर कर लो कि मुझे ऑडिट करके कहना है, तो ऑडिट में क्या होता है कि आपको पूरा आईटी का फंक्शन का नॉलेज होगा। क्यों? जब आप ऑडिट करते हो तो खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑडिट नहीं करेंगे, आप एप्लीकेशन के लिए भी ऑडिट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ऑडिट करेंगे, आप हार्डवेयर के लिए भी ऑडिट करेंगे, सॉफ्टवेयर के लिए भी ऑडिट करेंगे, आप फाइनेंशियल प्लानिंग और ऑडिट के लिए भी ऑडिट करेंगे। तो आप सब बेस के ऊपर करेंगे। तो वो एक जॉब है, यूनिकनेस, जो हम लोग अचीव करना चाहिए। दूसरा एक है कि आईटी के अंदर फंक्शनल नॉलेज वाली टीम। फंक्शनल नॉलेज में हर एक, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सिस्टम होता है। वो ERP सिस्टम, जैसे अगर आपने नाम सुना होगा तो SAP करके सुना होगा, SAP, SAP। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ERP सिस्टम है जो हर कंपनी डेवलप करती है और इंस्टॉल करती है। वो SAP क्या है, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स बोलेंगे तो एप्लीकेशन से, वो एप्लीकेशन आर रिलेटेड टू एक फंक्शन, जैसे फाइनेंस का फंक्शन, HR का फंक्शन, IT का फंक्शन। वो फंक्शन की नॉलेज आपने ले ली तो आपको एक ERP का सिस्टम डेवलपमेंट करने को मिलेगा। और आप ERP सिस्टम डेवलप करें तो ये चीज़, अगर किसी को घूमने का शौक है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये सब अब्रॉड में जाना ही पड़ता है डालने के लिए। और ये कंपनी पूरी अलाउ करती है कि आप इधर डिप्लॉयमेंट करने जाओ, उधर। सेम में ऑडिट के लिए, ऑडिट जब होती है तो कोई ऑडिट हो सकता है US में हो, कोई ऑडिट इधर हो, तो ये सब हो सकता है। तो ये सर्टिफिकेशन आपको फ्यूचर में ये हेल्प करेगी। ये सर्टिफिकेशन है यूनिक। अगर इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ सारे अभी तो धीमे धीमे ये फील्ड बहुत आगे बढ़ रहा है, तो ट्रेंडिंग कोर्स आप बच्चों को एडवाइस करना चाहेंगे जो वो करें साथ ही साथ ग्रेजुएशन और बीटेक के साथ? मैं इस बात से वो नहीं हूँ कि मैं
एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के दौरान ही कुछ सर्टिफिकेशन करूँ तो मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, कुछ बेनिफिट नहीं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे जो ऐड भी आ रहे हैं कि आप C++ करें और कोडिंग का कोर्स करें, फोटोशॉप का कोर्स करें, इलस्ट्रेशन का कोर्स करें, बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं नेट पर। इवन कोडिंग तो बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहा है धीमे धीमे, तो ये सब कोर्सेज की तरफ भी लोग भागते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहले आप अगर BE कर रहे हो तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छे मार्क्स लाइए। ओके। क्योंकि अच्छे मार्क्स आपको बेनिफिट देगा कि आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। और रहा सवाल आपको ये कोर्स जो आपने बताया कोडिंग का, या आपने बताया ग्राफिक और एनिमेशन का, या आपने बताया कुछ, आप घर में कंप्यूटर रखिए, सॉफ्टवेयर सब फ्रीवेयर भी आते हैं, या लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर खरीदे। आप जब BE में दाखिल होते हैं तो इसका मतलब यू आर स्मार्ट इनफ टू प्ले अराउंड विद दिस लैपटॉप। और अभी तो छोटे छोटे बच्चे स्मार्टफोन पे खेलते हैं, तो ये लैपटॉप पे खेलेंगे। आप उसमें सेल्फ लर्नर बनिए और खुद सीखिए, आपके लिए बेस्ट है, इंस्टेड ऑफ पेइंग सम मनी एंड गेटिंग इट। बिकॉज अल्टीमेटली वो जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे या आप वो कोर्स करोगे उससे आप जॉब तो लेने वाले नहीं, क्योंकि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन चलता रहेगा। तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए और अच्छे मार्क्स लाए, और उसके बाद फिर बाद में आप एक बार हो गया, क्योंकि एक बार जब BE में जब बच्चा एनरोल होता है और जब वो बाकी सर्कल में अपने लोगों से मिलता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी, विच विल हेल्प हिम लॉट। और वो मिलने के बाद आप फिर डिसाइड कीजिए कि आपको किधर जाना है। अच्छा, एक चीज़ और है, हाँ, जो हम लोग अक्सर फेस करते रहते हैं, अक्सर लोग सवाल भी करते हैं कि हमारे पास प्राइवेट कॉलेज भी हैं और साथ ही साथ JEE मेंस और एडवांस दे के भी हम लोग IT की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो अभी कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर हमें JEE मेंस में एडमिशन नहीं हुआ, क्वालिफाइड नहीं हुए इसके ज़रिए, तो हमारे पास प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हमारी सिटी में होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कॉलेज चुनना ज़्यादा बेहतर है, या हमें जो एग्ज़ाम है ऑल इंडिया रैंक हासिल करना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है? ऑब्वियसली अगर आप कोई मुझे बोलेगा कि मैं अगर उसमें नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हाँ, तो उसमें तो लिमिटेड सीट होती है ना। पहले तो ये है कि आप ट्राई करिए उसी के लिए। ओके। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं है तो आपका टारगेट क्या है कि आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिसमें एलिजिबल होना है तो आपको BE करना ही करना है। okay. तो आप बेशक प्राइवेट कॉलेजेस में जाए। रहा सवाल यही होता है कि जब आप अच्छी कॉलेजेस में JEE के थ्रू, एडवांस JEE के थ्रू मिल जाता है तो आपका यही रहता है कि आपका जॉब मिलने का ऑप्शन ईजी हो जाता है। इसमें नहीं होता है, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल करो, 100% उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है, BE होना ज़रूरी है, आप उसको मिस मत कीजिए। ओके। अच्छा, ये भी एक मायने रखता है ना, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि लोग सोचे सर्टिफिकेट मिल जाए, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। आपको स्टडीज तो करना है, आपको पढ़ना तो है, क्योंकि कुछ भी हो, अगर इवन इफ़ यू गेट 5% का भी नॉलेज, वो आपको फ्यूचर में कभी ना कभी तो काम आएगा। हम भी कोई स्टूडेंट था नहीं, मैं भी बहुत मस्ती मजाक करने वाला बच्चा था, मैंने भी कुछ पढ़ाई के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी। बस यही है कि अल्लाह मदद करते गया और मैं करते गया, लेकिन जितना भी मैंने किया उसमें मुझे आज बहुत हेल्प मिली। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे MBA ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उसने मुझे थिंकिंग मेरा टोटली 360 डिग्री चेंज कर दिया। ओके। तो मतलब MBA का फ़ायदा हुआ है आप? बहुत फ़ायदा हुआ। चलिए, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ बताना चाहेंगे कि किसके लिए हमें ज़्यादातर तैयारी करना चाहिए? अगर वो वहाँ पे पहुँच जाएँ तो फिर हमारा रास्ता बिल्कुल आसान है। एक रिसेंटली हर कॉर्पोरेट में एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी कंपनी ने एक ऑल ओवर एशिया पैसिफिक और ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कंसेप्ट निकाला था कि STEM प्रोजेक्ट करना है। STEM जिसको बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये प्रोजेक्ट करना था। तो ये प्रोजेक्ट उन बच्चों के साथ में करना था, वो स्कूल के साथ में करना था जो 9th, 10th और 8th के थे, और उनके साथ में ये प्रोजेक्ट करना था, और वो प्रोजेक्ट हम लोग को सबमिट करना था, और उसमें जो भी आएगा उसको इनामात मिलेंगे। तो हमारी कंपनी ओटिस इंडिया भी हम लोग ने भी ट्राई किया, तो हम लोग ने एक स्कूल सिलेक्ट किया जिसको बोलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, अगर आपने सुना होगा तो उसके बारे में। तो ये स्कूल को हमने सिलेक्ट किया जो सिंधुदुर्ग में, और सिलेक्ट किया, और इनके साथ में हमने STEM प्रोजेक्ट किया। तो लास्ट वीक ही उनका अवार्ड फैसिलिटेशन था, तो हमको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम जाके उधर अवार्ड दें। तो हम गए, तो वहाँ प्रोफेसर से मिले, वहाँ सबसे मिले, तो हमने एक उधर एक बहुत अच्छी चीज़ सुनी है जो हम शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से भी, और कि लोगों को इस पर ट्राई कीजिए और उस पर तवज्जो दिए। वहाँ 6 के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है बच्चों को, और वो पूरा सिलेबस उनका CBSE बोर्ड पर है। और हमारे जितने भी क्वालिफिकेशन, जो आपने पूछा कि हम किस तरह से तैयारी करें, वो करें, हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम या नीट के एग्ज़ाम, वो पूरे CBSE सिलेबस पे होते हैं। और ये स्कूल 6th स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को अकोमोडेशन देती है, वह खुद पढ़ाती है, और गवर्नमेंट उसका हेल्प करती है,
और अगर आपने 6 में वो एलिजिबिलिटी फैक्टर में एग्जाम में पास हो गए तो आपको वहाँ एडमिशन मिलता है। और ये नवोदय विद्यालय हर जगह पर है, आप इस पे बच्चे लोग ट्राई करना चाहिए और माँ बाप इस पे करना चाहिए। एडमिशन मिल जाए तो फर्स्ट ट्राई करना चाहिए। 6 से लेके 10 तक और 11 से लेके 12 तक उधर ही पढ़ाई होती है। और उनका इतना अच्छा कंसेप्ट है कि अगर आप 12th में वहाँ पास होते हैं और उनके CBSE सिलेबस है जो हमारे सर्टिफिकेशन के लिए और जो हायर एजुकेशन के लिए बेस है, वो अगर आप पास हो जाते तो हमने उन प्रोफेसर से सुना है कि वही लोग हेल्प करते हैं आपको एडमिशन मिलने का फॉर हायर एजुकेशन, फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, एंड गवर्नमेंट उसका फीस भरती है नवोदय विद्यालय के साथ। तो अब जब इतनी फैसिलिटीज है तो हम लोग ये सब ट्राई करना चाहिए जो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है ये कि आप 10th कीजिए, आपके वैसे ही जैसे एग्जाम होते हैं वैसे एग्जाम दीजिए और आप पहले से माइंड सेट करिए। लेकिन ये है कि प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर ज़्यादा कोशिश होना चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल के ऊपर। अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं बन सकते तो मायूस मत होइए, लेकिन ग्रेजुएशन जरूर कीजिए। आज के दौर में अभी अगर आपने एक और एग्जाम, यानी 10th और 12th अब नहीं रहा, आप मतलब वैल्यूएबल नहीं रहा। आप एग्जांपल ले लीजिए ना, सबसे बेस्ट गल्फ का। पहले जमाने में अगर आपने सुना होगा, बच्चा फेल होता था 9th 10th में, क्या होता है, उसको दुबई भेज दो, सऊदी चला जाए, दुबई चले जाओ, बराबर है। 9th 10th में के बाद दुबई चला गया, उधर हो गया। अब दुबई और सऊदी और गल्फ वालों को भी अक्ल आ गई, उन्होंने बोला आप 10th पास होंगे तो ही आना। अब फिर 10th का हो गया, आप 12th पास होना तो ही आना। अब आस्ते आस्ते ये हो जाएगा ग्रेजुएट के बगैर लेंगे नहीं। तो अगर आपको बच्चे को भेजना है या कुछ करना आगे, ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। अगर अच्छी पोस्ट के लिए आपको भेजना है, हमारा ये टेक है, हम बोलते हैं कि ये पेरेंट्स के लिए वाजिब हो गया। हम तो सीधा बोलते हैं वाजिब ही है कि आप उनको ग्रेजुएट कराइए, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे भी इल्म हासिल करना, लेकिन ग्रेजुएट इज एलिजिबिलिटी फैक्टर ना। ग्रेजुएट इज एलिजिबिलिटी को पढ़ाना है और ग्रेजुएट ही कराना है। इसलिए ग्रेजुएट करना, भले फिर आप उसको आर्ट्स में कराइए, साइंस में कराइए या कॉमर्स में कराइए या प्रोफेशनल कोर्स में कराइए, जैसे मेडिकल हो गया। मेडिकल में नहीं कर सकते तो पैरामेडिकल कोर्सेस है, उसमें आप करा सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग में नहीं होगा तो इंजीनियरिंग के बाद अभी बहुत सारे कोर्सेस है। आप सुने होंगे फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर कोर्स है। इतने कोर्सेस है कि आप हैरान हो जाओगे। मुझे हर एक कोर्स के बारे में भी आपसे बात करना है, क्योंकि अभी बायोटेक्नोलॉजी हो गया है, फूड टेक्नोलॉजी हो गया है, तो आप IT फील्ड से जुड़े हुए हैं तो शायद बच्चों को बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी फील्ड और ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देगी। लेकिन अगर अभी फ़िलहाल मैं बात करूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ की जब भी बात करूँ तो IT फील्ड में जॉब की जो बहुत ज़्यादा हम लोग सोच रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या ऐसा है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई कर लेता है, जॉब के लिए भी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा? मैं नहीं, इसके बारे में तो यार कोई बेंचमार्किंग तो है नहीं कि जॉब के लिए प्रॉब्लम नहीं। जॉब का देना तो रिस्क का मालिक अल्लाह है। सबसे बड़ी बात तो ये, आपको क्वालिफाइड होना है। आप क्वालिफाइड नहीं होगे, आप अपने आप को केपेबल नहीं बनाओगे तो कैसा होगा? नहीं, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हमारे पास बीटेक की डिग्री है और BE की डिग्री है, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो ये मिलने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसके लिए कि उसने BE कर लिया, उसके बाद उसको मालूम नहीं कि क्या करना है। आप बताएंगे कि पहला रास्ता क्या होगा, कैसे? जैसे BE कंप्लीट कर लिया, पहले आप डिसाइड करिए कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, एंड यूजर इंडस्ट्री में, किस भी। और आपको जो भी जॉब मिले, मेरे हिसाब से जो भी जॉब मिले, चाहे वो छोटी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी है, कुछ भी हो, आप उसके ऊपर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा कि फ्यूचर में आपको और अच्छा जॉब मिले। और रहा सवाल कि IT इंडस्ट्री में ही करना है, ऐसा नहीं है। IT इंडस्ट्रीज के सिवा बाकी सारी इंजीनियरिंग भी बहुत है। कि हमारे यहाँ हमारी कॉम के, मेरे ख्याल से, आई डोंट नो हाउ मच, बट इट विल बी रॉन्ग टू से, बट फिर भी मेरे ख्याल से 5-10% नहीं होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में किसी ने सुना नहीं होगा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सुनिएगा। आपको ये नहीं मालूम है कि यहाँ माटुंगा के अंदर UDCT है, यूनिवर्सल डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें पेंट की इंजीनियरिंग होती है, केमिकल डाई की इंजीनियरिंग होती है, ग्रीस की इंजीनियरिंग होती है, जो शेल कंपनी, कैस्ट्रॉल, पेंजॉइल, ये ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये सब में ये सब जरूरत है। कौन सा है वो यूनिवर्सिटी? UDCT, यूनिवर्सल डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें ये फील्ड में भी इंजीनियरिंग कोर्सेज है, जिसमें पेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है। आपके जो घर में जो उसकी टेक्नोलॉजी, उसके रिसर्चर साइंटिस्ट होते हैं, कैस्ट्रॉल के अंदर होती है, ब्रिटिश पेट्रोलियम होता है, उसमें ऑयल और गैस के ऊपर होती है। आप ये मानिएगा पैकेजिंग के ऊपर इंजीनियरिंग है, जो आप अपनी कॉर्पोरेट में देखते होंगे कि आप कोई भी एक चीज़ है उसको पैकेजिंग करते हैं, वो पैकेजिंग का एक डिपार्टमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि क्या पैकेज करना है। तो उसकी भी इंजीनियरिंग है। मतलब कहने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शन हैं। वैसे ही IT के अंदर भी अभी बहुत सारा ट्रेंड चेंज हो गया। पहले IT के अंदर होता था इंफ्रास्ट्रक्चर, अब IT के अंदर अब ऐसा हो गया है वर्ल्ड के अंदर कि सब कंपनी के अंदर IT इंडस्ट्रीज है, सब कंपनी में IT है जो संभाल रहा है, वो सब कंपनी के सब डेटा के स्टोर है। अब इनके पास डेटा इतना हो गया है कि डेटा पढ़ने वाला कोई नहीं है। अच्छा, डेटा रीड करते करेगा, उसकी भी जरूरत तो उसका डेटा एनालिसिस करके
इंजीनियरिंग आई है, जिसको डेटा साइंस बोलते हैं, डेटा साइंटिफिक बोलते हैं। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड एक सवाल भी था, तो मैं चाहता हूँ कि एक सवाल, उस सवाल का भी जवाब हो जाए। ये सवाल अब्बास का है। ये कह रहे हैं कि अभी मैं 10th में हूँ, ICSE बोर्ड से हूँ, तो आगे चलकर मुझे कौन सा बोर्ड लेना चाहिए जिससे आगे चलकर ये अपने जो मकसद है इनका डेटा साइंटिस्ट बनने का, तो कौन सा बैच ये लें और कौन सा कॉलेज ये सिलेक्ट करें? अभी इन्होंने ICSE ले लिया है, तो जो बोर्ड का कंसेप्ट है वो 12th तक ही है। उसके बाद देयर इज नो बोर्ड। 11 12 आपने 11 तक आपने ICSE किया है, 10 तक आपने ICSE किया है, तो लेट अस कंटिन्यू विद द 12th ICSE बोर्ड ओनली। चेंज करके आप अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए। आप कंप्लीट कीजिए ICSE, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए इंजीनियरिंग का। ये डेटा साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं वो अभी मैंने जो आपसे जिक्र किया वही कि कंपनी के पास अब इतना डेटा हो गया है कि अब इनको एक पोजीशन बनानी पड़ रही है, ये कैसा इंजीनियर बनाना पड़ रहा है जो इनको रीड करेगा। तो बिजनेस इंटेलिजेंस करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये डेटा पूरा रीड करता है, उसके लिए डेटा एनालिसिस है कि एक कंपनी को हम किस तरह से डेटा किस फॉर्मेट में दें कि जिससे उसके मैनेजमेंट वो पढ़े और उसका डिसीजन ले। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आप इंजीनियरिंग के लिए तवज्जो किए, ICSE बोर्ड ही रहने दीजिए, और आप इंजीनियरिंग में बोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। अगर आप बॉम्बे में रहते तो MSCT एग्जाम है, उसके लिए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको नेशनल के लिए ट्राई करना तो GE है, एडवांस GE है, वो ट्राई कीजिए। और इसके बाद आप जब सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका जो भी परसेंटाइल आता है उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको डेटा साइंटिस्ट के जितने भी कॉलेजेस है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं और उसको ऑप्शन मिल सकता है। डेटा साइंटिस्ट के साथ में और 2 कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये भी कंपनी के अंदर अभी नया ट्रेंड है IT के अंदर। हर कंपनी अभी ये करने की कोशिश करती है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि पहले क्या होता था, एक इनवॉइस आया, मैं रजिस्टर पे लिखता था, फिर रजिस्टर जाता था दूसरे डिपार्टमेंट के पास, वो देखता था अच्छा इनवॉइस है, इसको पेड करना है, कितना % पेड करना है। अब वो पूरा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टूल आता है, उसके अंदर ये पूरा फ्लो हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, इससे एक एम्प्लॉय को अवॉइड करते हैं। तो कंपनी ये फायदा देख रही है, तो इसको रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये सब आजकल कंसेप्ट है जो आपको सीखने को मिलेगा। और अभी ये सब ट्रेंड है। और सबसे बड़ी फायदा और सबसे बड़ा ये, हमारे टाइम पर खाली BE होता था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बस ये 3 इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इतने हैं, आप जब वो ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो आपको दुनिया भर का मिले। अभी तो बहुत सारे कोर्स है, ब्लॉकचेन वगैरह का भी कोर्स है, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिन में हम इस पर भी बात करेंगे और कौन से नए कोर्सेज हैं जिसकी ज़रूरत है बच्चों को बताने की। 100%। ओके, एक और सवाल था, मैं चाहता हूँ इसका भी जवाब देते। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने लिखा है कि आपका प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते बहुत अच्छा है और हम हमेशा इसे फॉलो करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल तहसीन का है। इन्होंने आगे लिखा है कि मैं एक पेरेंट हूँ और मेरा बेटा है 10th बोर्ड CBSE बोर्ड से है, केंद्रीय विद्यालय से अभी स्कूलिंग कंप्लीट किया है उसने, और वो कंफ्यूज हो रहा है कि आगे चल के MPC लेना है या BIPC लेना है। उसका इरादा तो BIPC की तरफ है, और बट वो सोच रहा है कि सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा। अगर नीट क्रैक ना हो सका तो उसे दूसरा कोर्स क्या करना होगा बायो के साथ, तो आप बता दें। और साथ ही इन्होंने क्या है कि NCC का जो सर्टिफिकेट है क्या BIPC में काम आएगा? पहली बात तो ये है कि जो MPC और ये जो मैथ्स साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री PMC या PCB, ये 2 अलग अलग फील्ड सब्जेक्ट, दोनों के सब्जेक्ट के ट्रेंड अलग है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो PCM लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि विदाउट मैथ्स आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप PCB लोगे तो ही आपको मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। रहा सवाल कि मुझे इतना टाइम लगेगा, जो क्वेश्चन के तैयारी करने में टाइम लगेगा, तो ये तो आपको अगर तैयारी नहीं हुई तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नीट एग्जाम दीजिए, आप क्वालिफाई हो जाए। अगर आपको MBBS में एडमिशन नहीं मिलता है तो दूसरे भी एडमिशन है, लाइक आप BSMS में जा सकते हैं, BMS कर सकते हैं। देयर आर मेनी पैरामेडिकल कोर्स विच इज़ वेरी बेनिफिशियल नाउ। हम लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। पैरामेडिकल कोर्स जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, आप फार्मेसी कर सकते हैं, फार्मेसी के अंदर आप कैरियर बना सकते हैं। बायोकेमिकल हो गया, बायो इंडस्ट्रीज में अभी तो आज इतना ट्रेंड हो गया और इतनी स्कोप है वाइड कि आप कुछ भी कर सकते हैं। रहा सवाल कि आप PCM और PCB, दैट यू हैव टू डिसाइड। हम डिसाइड कर सकते हैं, आपको ही डिसाइड करना है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। और ये अभी मेरे ख्याल से सही वक्त है इनके लिए डिसाइड करने का, क्योंकि वो 10th में है और जैसा इन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में है वो। और साथ ही ये है कि NCC का जो सर्टिफिकेट होता है हमारे पास स्कूल में जो हम लोग करते हैं, क्या ये सर्टिफिकेट काम आएगा आगे? NCC सर्टिफिकेट ये सब डिफेंस के लिए काम आता है, इसमें कुछ काम नहीं आता, लेकिन कुछ कॉलेजेस वेटेज देती है। लेकिन अभी रहा सवाल कि ये ऑनलाइन सब एग्जाम होने के बाद उसमें ऑप्शंस रहते हैं कि आप सिविल सर्विस वाले हो, आप गवर्नमेंट हो, आपके पास डिफेंस का है, तो हो सकता है कि आपको हेल्प मिले एडमिशन्स के लिए। ओके,
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी इतना सब कुछ हम लोगों ने बात जो है व्यूवर्स तक पहुंचाया है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो एक फील्ड की नॉलेज होती है वो पहुंचना बहुत ज़रूरी था, और आपने ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है, शायद उन लोग समझ सकते हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं बहुत अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आप कुछ पेरेंट्स को गाइड करें, क्योंकि आने वाले दिन में भी आपसे मुलाकात हम करेंगे और कुछ फील्ड के बारे में और कुछ कोर्स के बारे में और बातें आप बताइएगा हमारे बच्चों को। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त आप क्या कहना चाहते हैं हमारे बच्चों से और पेरेंट्स से और हमारे चैनल के ज़रिए भी? मैं तो यही कहूँगा कि पहले बात तो ये कि मासूम की हदीस है, रसूलुल्लाह की हदीस है कि आप झूले से लेकर कब्र तक इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर कुछ लोग ये है कि ग्रेजुएशन नहीं कर पाते और जॉब करना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल वीकनेस एंड नॉलेज, तो कोई मसला नहीं है, आप जॉब करिए। बम्बई यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होते हैं डिस्टेंस यानी कि जिसके थ्रू आप ग्रेजुएशन हो सकते हैं। मेरा यही है कि हर पेरेंट के ऊपर एक उन लोग एक कंसेप्ट और एक ओथ ले ले कि हम हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाए ग्रेजुएट तो बनाएंगे। ये मेरा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स के लिए, खास करके अपनी कम्युनिटी के लिए। ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, आपका एलिजिबिलिटी फैक्टर उसके ऊपर यूजी डिग्री अगर हो जाए तो फिर बराबर। और दूसरी बात ये है कि ग्रेजुएट होने से आदमी की जो थिंकिंग है, अपना जितने भी लोग हैं यहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर आदमी अपने इंटेलेक्चुअल के ऊपर थिंक करता है। जैसा जैसा उसका इंटेलेक्चुअल रहेगा उस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपको आपके बेटे का इंटेलेक्चुअल पावर इंक्रीज करना है तो यू हैव टू मेक हिम ग्रेजुएट। अगर ग्रेजुएट नहीं होगा तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आप लोग ग्रेजुएट बनाइए। ग्रेजुएट इज मस्ट। और बच्चे लोग से यही कहूंगा कि आप भी आपके पेरेंट को फोर्स कीजिए कि ग्रेजुएट तो मुझे करना है, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्स में करें या नॉर्मल ग्रेजुएशन करें, जैसे बीए हो गया या कॉमर्स हो गया, बीकॉम हो गया, कुछ भी करें, अल्लाह मदद करेगा, इंशाल्लाह रोजी भी हो मिलेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों तक पहुंचाई है, खासकर आईटी फील्ड से रिलेटेड। क्योंकि हम लोग बात तो कर सकते हैं लेकिन वो इंसान बात बहुत अच्छी कर सकता है, बहुत अच्छे से बता सकते हैं जो खुद इस फील्ड में हो। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को बताया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी आपके एक्सपीरियंस से हमारे बच्चे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। और इन केस इफ़ यू रिक्वायर्ड सम स्पेशलाइजेशन के ऊपर बात करना है रिलेटेड टू फॉर स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी एस्पायरिंग आईटी का कैरियर, उसके बारे में भी हम बात सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टॉक समथिंग ऑन अ मोटिवेशनल लीडरशिप, क्योंकि हमने जब आप ये रोल पे आ जाते हो, जब CIO लेवल पे और सब लेवल पे आ जाते तो बहुत सारी सॉफ्ट स्किल सीखने को मिलती है। जैसे अगर आपने सुना होगा तो एक लीडरशिप स्टाइल होती है जिसको बोलते हैं ग्रीड लीडरशिप स्टाइल, जो पार्टनर की तरफ से होता है। वैसे बहुत सारे लीडरशिप मोटिवेशनल थॉट्स और होता है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें हैं जो आप बात कर सकते हैं। तो और मेरा पैशन है, मेरा पैशन है, मैं पढ़ाने को बहुत, मेरे को प्रेजेंटेशन करने को बहुत शौक है मुझे। मेरा पैशन है कि मैं ये करता हूँ। तो वही मैंने बोला ना, पहला वर्ड मैंने यूज़ यही किया, अगर आपके पास पैशन है तो आप, मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट लोग को भी अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे दिलचस्पी दे। अगर आपके पास दिलचस्पी है तो यू विल डू इट। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, नथिंग कैन बी डन, नोबडी कैन हेल्प यू। ये कहना गलत नहीं होता कि अगर दिल में जज्बात हो तो हर वो चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। तो जी हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि आईटी फील्ड के बारे में आप तमाम लोगों को बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि जनाब मेहदी हसन नकवी साहब ने जो बातें आप लोगों को बताई है, आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और अपने बच्चों को मदद करेंगे। अगर किसी तरह की हेल्प की भी ज़रूरत है या सवाल पूछना चाहते हैं तो हम लोग हाजिर हैं, आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619667578। साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। और साथ ही जैसा हमने बताया कि हमारे आईटी एक्सपर्ट हैं जनाब मेहदी हसन नकवी, वो भी आप तमाम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप करियर गाइडेंस चाहते हैं या हेल्प किसी तरह की चाहते हैं कि किस तरह से अपना आप करियर बना सकते हैं, तो वो तैयार हैं आप लोगों के करने के लिए। आप लोग पूछ सकते हैं सवाल। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। एक और एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ जो आपको बताएंगे आपके करियर के बारे में, कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। देखते रहिए चैनल में, बहुत शुक्रिया।